नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लॉकडाउन स्टडी में। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि संविधान के सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स विथ उसके भाग के साथ मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो भी मैंने अपने एक मित्र के डिमांड पे बनाया हुआ है, जो कह रहे थे कि सभी आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है वो मुझे एक बार बता दीजिए। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो 395 आर्टिकल को मैंने कोशिश किया 72 to 75 आर्टिकल्स में हमारा खत्म हो जाए। तो थोड़ा वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग इसको देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, भारत को जो संविधान है बहुत ही लिखित संविधान है और बहुत ही विस्तृत संविधान है। ठीक है, तो इस संविधान में अभी तक वर्तमान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। स्टार्टिंग में 8 थी लेकिन वर्तमान में 12 हो गई हैं। ठीक है, गणना के आधार पे देखेंगे अनुच्छेद तो 440 से भी प्लस से अधिक अनुच्छेद हो सकते हैं, लेकिन जो नंबरिंग है वो 395 के आगे नहीं गई है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं पहला जो होगा हमारा वो है भाग 1। मैं यहाँ पे सूची बना के रखा हुआ हूँ। भाग 1, भाग 1 में क्या है हमारा 1 से लेकर 4 आर्टिकल जो है भाग 1 के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। जो भारत है वो संघ है एक, और उसके जो राज्यों की सीमाएं हैं, राज्य क्षेत्र, सभी के आर्टिकल 1 में आपको बताया गया है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मेरी नजर में, चाहे आर्टिकल हो, चाहे भाग हो, चाहे अनुसूची, सभी जो पहला है उसमें भारत के संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। दूसरा जो इसमें अनुच्छेद है वो नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना की बात करता है। ठीक है, जो नए राज्यों का प्रवेश होगा हमारे देश में तो वो आर्टिकल 2 और 3 के तहत 2 के तहत होगा। और जो आर्टिकल 3 है वो भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 3 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो राज्यों के जो नाम होते हैं और सीमाओं में जो परिवर्तन होता है तो क्या होता है, आर्टिकल 3 के तहत होता है। ठीक है, ये जो ब्लैक में सब इम्पोर्टेंट आर्टिकल है बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन क्या है, खत्म हो जाएंगे। अब देखिए जो भाग 2 है, पहला क्या होगा, संघ और राज्य क्षेत्र बन गए हमारे। भाग 2 है नागरिकता के तहत है। तो इसमें जो नागरिकता प्रदान की जाएगी तो नागरिकता के संबंधित जो प्रावधान आर्टिकल 5 से 11 में किए गए हैं, लेकिन जो मुझे इम्पोर्टेंट आर्टिकल लगता है वो 9 है। ठीक है, 9 इसलिए बताता हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक में आपको ये प्रावधान दी कि आपको नागरिकता किस प्रकार से अर्जित करनी है, किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है। जो भारत में जन्म लिए हैं या भारत से जो पाकिस्तान गए थे 1948 जुलाई के समय, या फिर जो पाकिस्तान से भारत आए, इससे संबंधित प्रावधान 5 से 8 में दिए गए हैं। लेकिन आर्टिकल जो 9 है वो आपको बताता है कि आपकी नागरिकता छीनी कैसे जा सकती है। ठीक है, आप कब नागरिकता छीनी जा सकती है आपसे, या फिर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते तो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में। ठीक है, आर्टिकल 9 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको देश हो गया आपका, आपके नागरिक हो गए। अब नागरिकों को आपको क्या होगा, जो भाग 3 है वो मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार आपको प्रदान करने होंगे। तो मूल अधिकार से संबंधित जो प्रावधान है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में किए गए हैं। तो मतलब 12 से लेकर 35 तक पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार आपको पूरे याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपकी बात है, आपके पास मूल अधिकार प्राप्त है गवर्नमेंट के द्वारा, संविधान के द्वारा, तो आपको वो पता होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 17 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। और कुछ व्यापम के एग्जाम में मैंने देखा है कि आर्टिकल पूछा हुआ है। अनटचेबिलिटी जो है वो क्या है, अपराध के रूप में है और अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया आर्टिकल 17 के तहत। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी उपाधियां होती हैं, पढ़ाई, शिक्षा और जो सेना से संबंधित छोड़ करके जो जितनी भी उपाधियां होती हैं वो सभी को अंत कर दिया गया आर्टिकल 18 के तहत। ठीक है, मतलब पुराने जमाने में जो आर्टिकल जो उपाधियां मिलती थी, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी नेताजी बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की जो उपाधि प्राप्त हुई थी, तो इस प्रकार की जो उपाधियां होंगी अब भविष्य में अब नहीं दी जाती हैं, उन सभी का अंत कर दिया गया। ठीक है, 19 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर और भी 6 आर्टिकल्स आते हैं। तो क्या है, ये जो 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, और जैसे बोलते हैं कि हमें आजादी है कुछ भी बोलने की, तो सब 19 के तहत ये सब काम होते हैं। ठीक है, जो प्रेस है, जो मीडिया है, उसको भी स्वतंत्रता होती है बोलने की, तो भी आर्टिकल 19 के तहत होते हैं। ये आर्टिकल 21 क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की इसमें बात की गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब एक कानून की द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसके अलावा कभी भी आपको आपके प्राणों से वंचित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, बहुत ही ज्यादा हिंदी हो गया, कहने का मतलब ये है अगर आपको फांसी की सजा मिलती है प्रक्रिया के द्वारा तो ही आपको क्या है, प्राणों से वंचित किया जा सकता है आपके जीवन से। अदरवाइज क्या है, आपके प्राणों की रक्षा करना क्या है, सरकार का दायित्व है। ठीक है, आर्टिकल 32 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे संविधान में। इसको भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने क्या है, संविधान की आत्मा कहा है।
आर्टिकल 32 क्या है, जितने भी आपको मौलिक अधिकार मिले हैं इनमें से किसी का भी अगर हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत ये भी आपका मौलिक अधिकार है कि आप उन अधिकारों को लागू करवाएं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या है, आर्टिकल 32 की रिट जारी की जाती है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 क्या है इसको देखेंगे, मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में बहुत ही बड़ा आर्टिकल है ये, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जो भाग 4 है, आपको क्या है, मूल अधिकार भी प्राप्त हो गए, नागरिकता भी प्राप्त हो गई। अब आगे देखिए भाग 4, तो जिनको मूल अधिकार प्राप्त हुए तो राज्य को क्या है, कुछ निर्देश दिए गए हैं इनसे संबंधित। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो भाग 4 में है। भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल 36 से लेकर क्या है 51 तक के जो अनुच्छेद है वो इसमें समाहित है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि आर्टिकल 40 क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ग्राम पंचायत के गठन के संबंधी प्रावधान किए गए थे। जब हमारे संविधान में अलग से अनुसूची जो 11 नहीं जुड़ी थी तब भी क्या थे, ग्राम पंचायत गठन संबंधी जो प्रावधान थे वो 40 में थे। ठीक है, तो इसलिए आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट है, गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत ये लिया जाता है। ये आर्टिकल 44 क्या है, कॉमन सिविल कोड की बात अभी चर्चा में हो रही कि संविधान में कॉमन सिविल कोड सभी को क्या है, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो ये 44 में इसमें समान नागरिक संहिता प्राप्त होती है। तो इन अनुच्छेदों के तहत जो गोवा में है समान नागरिक से, तो कॉमन सिविल कोड वहां है, तो बहुत सारे लोग क्या है गोवा को मानते हैं। ठीक है, इसमें एक और आर्टिकल देखिए 50-50 में क्यों बोल रहा हूँ, आर्टिकल जो 50 है तो जो कार्यपालिका और न्यायपालिका शक्तियों को अलग अलग करती है, मतलब पृथक करती है। ठीक है, कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव हो गई और जो हमारी जुडिशरी हो गई, दोनों क्या शक्तियां दोनों की अलग अलग है और स्वतंत्र संस्थाएं हैं। तो आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो शक्तियां दोनों को अलग अलग करती हैं। आर्टिकल 51 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है इसमें। ठीक है, इसमें एक और आर्टिकल आप ऐड कर लीजिए, मुझे अभी वर्तमान में याद आ रहा है, आर्टिकल 48। ठीक है, तो पर्यावरण से संबंधित जो प्रावधान आर्टिकल 48 में किया गया पशुओं और पर्यावरण का संरक्षण से संबंधित, तो उसमें क्या दुधारू जो पशु होते हैं जैसे गाय, गौ हत्या निषेध, तो कई राज्यों में क्या आर्टिकल 48 के तहत ही क्या किया गया है, गौ हत्या पर प्रतिबंध भी लगाया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए भाग 4 का की हम बात करेंगे, भाग 4 का, तो इसमें केवल एक ही आर्टिकल है वो है 51 का। इसमें क्या है, भाग 4 का जो मूल कर्तव्य है, जो नागरिकों को जिनको अधिकार प्राप्त है उनके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या कर दिया गया है, इसको बना दिया गया है। इसके लिए मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया है मूल कर्तव्य का, मेरे संविधान की प्लेलिस्ट में जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी वो मूल कर्तव्य के ऊपर ही बनाई थी, पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसकी बात है 5 मतलब भाग 5 बहुत ही बड़ा है, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक की इसमें चर्चा की गई है। एक केंद्र के लिए है, मतलब संघ के लिए, संघ की कार्यपालिका संबंधित है। तो इसमें राष्ट्रपति के देखो मैंने बहुत सारे राष्ट्रपति की पूरी 6 वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाल दी, पूरे आर्टिकल्स उसमें मैंने समझाए हुए हैं अच्छे से। ठीक है, तो देखते हैं आर्टिकल जो 52 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 52 बता रहा हूँ, ये क्या है, राष्ट्रपति के संबंधित आर्टिकल है, आर्टिकल 52। ठीक है, राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 60 जो 1 है वो महाभियोग से संबंधित है कि महाभियोग कैसे लगाएंगे राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए। 63 आपको ये बताता है कि भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा, और जो वो उपराष्ट्रपति होगा 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, मतलब चेयरमैन होगा। राज्य जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा आर्टिकल 64 के तहत। ठीक है, 72 में क्या है, राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी दंड को क्षमा कर सकता है, फांसी की सजा को भी माफ कर सकते हैं। ये दोनों जो आर्टिकल है 74 और 75 ये संबंधित है मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद से। ठीक है, जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद संबंधित प्रावधान है, इन्हीं की सिफारिश पे क्या है राष्ट्रपति काम करते हैं। ठीक है, अब आगे 76 को मैंने अपने वीडियो में बहुत बार बता चुका है, ये महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल है, जो भारत सरकार के जो महान्यायवादी होते हैं। ठीक है, 79 देखिए, 79, 80, 81 ये तीनों आर्टिकल लाइन से आप लोग याद कीजिए। ये संसद के लिए है, संसद का गठन होता है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं। ये 80 क्या है, राज्यसभा के गठन से संबंधित है, और 81 क्या है, लोकसभा के गठन संबंधित है। तो संसद हो गया, राज्यसभा हो गई और लोकसभा का गठन हो गया। आर्टिकल 85 देखिए, 85 में क्या है, राष्ट्रपति के अधिकार है, तो संसद के जो सत्र आहूत होते हैं उनको बुलाने का और उनको सत्रावसान करने का प्रावधान है, और लोकसभा का विघटन भी किससे होता है, आर्टिकल 85 के तहत होता है। तो ये भी आपका हो गया।
108 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 108 में क्या है, राज्यसभा और लोकसभा की ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है, मतलब संयुक्त बैठक जो होगी वो आर्टिकल 108 के तहत होगी। उसके बाद आगे देखिए, संयुक्त जब बैठक होगी तो उसमें मनी बिल की प्रावधान की बात है। मनी बिल हमेशा लोकसभा में आता है और आर्टिकल 110 किसके लिए, मनी बिल के लिए है। आगे देखिए 112, हमको 395 अनुच्छेद है, मैं सभी आपको बताने वाला हूँ, आप वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, सभी बताने वाला हूँ। और 395 के अनुच्छेद में से जो इंपॉर्टेंट है 70 से 75 अनुच्छेद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सभी डिस्कस होने वाले हैं यहाँ पे। जो आर्टिकल 112 है वो बजट से संबंधित है। बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया, यहाँ पे उपयोग किया है वार्षिक वित्तीय विवरण, केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण। तो 112 जो है वो है बजट। 117 देखिए, ये है, अगर 110 है मनी बिल तो 117 है फाइनेंस बिल। 117 क्या है, वित्त विधेयक। अब 123 देखिए, 123 के लिए मैंने अलग से एक पूरा वीडियो 20 से 22 मिनट के 123 को डेडिकेट किया हुआ है, वो है अध्यादेश। राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति। पूरे जो वीडियो है मेरे संविधान के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो 123 के लिए पूरा मैंने 20 से 25 मिनट दिया, पूरा एक वीडियो बनाया 123 के ऊपर पे, ठीक है। इसको आप जाकर बिल्कुल देखिए। 124 में जो गठन है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट की गठन के संबंधित प्रावधान है। यहाँ पे राष्ट्रपति खत्म हो जाता है, 124 से क्या था, सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हो जाता है। 129, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझको इसलिए लगता है क्योंकि जो 129 है वो सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है। अभिलेख न्यायालय मतलब कि जो भी फैसले अगर सुनाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो उसको साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं, ताकि जो नीचे की जो न्यायालय वगैरह होते हैं वो उसके ऊपर देख करके उसी प्रकार के मुद्दों पे क्या है अपना निर्णय ले सके। तो एक अगर बोला जाए सुप्रीम कोर्ट किया है एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। 143 आर्टिकल 143, इसके तहत जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से या सीजीआई से क्या है परामर्श ले सकते हैं किसी भी संवैधानिक मुद्दे पे। तो आर्टिकल 143 को मैंने बहुत डिस्कस किया हुआ है। ये आर्टिकल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी अभी बात भी चल रही है कि पीएम केयर फंड बना हुआ है कोविड-19 के लिए, ठीक है। तो ये है कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल का, ठीक है, आर्टिकल 148। तो जितनी भी लेखा निधियां और जो सरकार के खर्च और दायित्व वगैरह होते हैं, खर्च वगैरह जो होते हैं, सभी की ऑडिट करने की जिम्मेदारी होती है 148 के तहत। कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल होते हैं देश के, वो क्या करते हैं राज्य के प्लस इवन केंद्र के, केंद्र और राज्य दोनों के क्या है 140 के तहत जो राज्यों का जो निधि और जो खाता होता है उसके ऑडिट करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सेंट्रल का हमारा था और इतने ही आर्टिकल क्या है इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं भाग 6 की, राज्यों की। तो राज्यों में जो 153 है वो है, जैसे कि यहाँ पे राष्ट्रपति 52 है तो यहाँ 153 में राज्यपाल, राज्यों के एक राज्यपाल होंगे, ठीक है। 161 में क्या है, जैसे 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, तो 161 में मृत्यु दंड को छोड़ के और सैन्य न्यायालय की जो उनको छोड़ करके इसको भी क्या क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। उसके बाद जैसे आर्टिकल 76 में जो केंद्र के जो महान्यायवादी होते हैं तो राज्य में क्या होते हैं महाधिवक्ता होते हैं। महाधिवक्ता कौन होते हैं, तो राज्य सरकार के जो सबसे प्रमुख और जो संवैधानिक विषयों पे जानकारी देते हैं, ये सब सरकार के लिए केस भी लड़ते हैं हाईकोर्ट वगैरह में, ठीक है। तो 163 और 164 ये है मंत्री परिषद, राज्य की मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के लिए जो सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी मंत्री परिषद मंत्रिमंडल जो होते हैं वो 163 और 164 आर्टिकल के तहत क्या है उनका गठन के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 169 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 169 के तहत क्या होता है, राज्य में जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद एक विधानसभा, ठीक है, उसका विधान परिषद जो जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है, लोकसभा के ऊपर राज्यसभा होती है, उसी प्रकार क्या है विधान परिषद। तो 169 के तहत ही क्या है विधान परिषद का जो गठन भी कर सकते हैं राज्य में और उसको हटा भी सकते हैं, मतलब उसको खत्म भी कर सकते हैं। तो वो किसके तहत होता है 169, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 216 में है, जैसे केंद्र के 24 में क्या है सुप्रीम कोर्ट है, तो राज्यों के लिए 216 में क्या है हाई कोर्ट है, ठीक है। दोनों से संबंधित क्या है 216 में क्या हाई कोर्ट संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। उसके बाद आता है 226 भी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आर्टिकल 32 के साथ सुप्रीम कोर्ट को आपके मौलिक अधिकारों पर जजमेंट या रिट जारी करने का अधिकार है, तो 226 में यहाँ पे क्या है हाई कोर्ट क्या करती है मौलिक अधिकारों के हनन पर अपना रिट जारी करती है। इवन क्या है इसके पास हाई कोर्ट के पास मौलिक अधिकार संबंधी या अन्य विषयों पर भी रिट जारी कर सकती है, इनके पास क्या अधिक पावर होती है। उसके बाद देखते हैं भाग 7 में एक ही आर्टिकल था 238, इसको भी निरस्त कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। मैं आपको बता दूं पहले जो भारत के राज्य क्षेत्र थे उनको 4 भागों में बांटा गया था, का खा गा घा में,
तो उसको हटा करके सिर्फ दो भाग में हो गया, एक राज्य हो गए हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है, तो इनको हटा दिया गया है, तो इनको निरस्त कर दिया गया, तो इसको विषय में चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए भाग क्या है 8, भाग 8 में क्या है, संघ हो गया, राज्य हो गया, ये तो खत्म हो गया। भाग 8 में क्या, संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूटी, यूनियन टेरिटरी संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और आपको पता है यूनियन टेरिटरी में संविधान में नियम बनाने की शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। तो 240 में क्या, राष्ट्रपति के पास कुछ नियम बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, अब देखिए भाग 9, भाग 9 क्या है, पंचायतें। 243 में अनुच्छेद 243 से लेकर मैं का से या ना तक लिखा हूं, मतलब इसके अंदर 46 से लेकर 50 अनुच्छेद लगभग इसके अंदर आते हैं। 243 का खा गा करके या ना तक कैसा करके हिंदी में चलता है। तो ये क्या 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 200 भाग 9 जोड़ा गया है, जिसमें 243 में पंचायतें हैं। 243 का में क्या है, नगर पालिका और नगर निगम जोड़े गए हैं। ठीक है, और भाग 9 खा में भी क्या जोड़ा गया है, यह सहकारी समिति जोड़े हैं, कोऑपरेटिव जोड़े गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों भाग 9 आप याद रखेंगे, पंचायतों संबंधित प्रावधान है। और अनुसूची 11 और 12 भी क्या है, इसीलिए जोड़ी गई है। अनुसूची क्या है, 12 अनुसूची है, उसको अलग से दूसरी वीडियो में देखेंगे। उसके बाद देखिए भाग 10, भाग 10 में क्या है, ये आर्टिकल तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति संबंधित क्या क्षेत्र से संबंधित क्या बातें इसमें कही गई है। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्य, संघ हो गया, राज्य हो गया। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, कुछ संबंध दिए गए हैं। तो 1 और 1 11 से आप ऐसे याद रखेंगे, 1 और 1 11 से क्या, संघ और राज्यों के बीच में संबंध दिए गए हैं। तो एक संबंध का एक आर्टिकल 249 इंपॉर्टेंट है। 249 में यह है कि राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करती है। राज्यसभा की बात कर रहा हूं मैं, राज्यसभा अगर मतदान करने वाले, ठीक है, उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करती है, तो केंद्र को राज्य सूची के भी विषय में कोई कानून बना सकती है। मेनली ये बनाते नहीं है, और वो संविधान के जो बहुमत से पारित कर देगी अगर कोई प्रस्ताव को, तो राष्ट्रीय विषय का कोई महत्व घोषित कर सकती किसी भी सब्जेक्ट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, राज्यसभा किसी सब्जेक्ट को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, तो उसमें क्या है, केंद्र कानून बना सकती है। तो ये है 249, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाग 12 किससे संबंधित है, वित्त से संबंधित है। भाग 12 जैसे आर्टिकल 112 था, ये भी वित्त से संबंधित था, बजट से संबंधित था। तो यहाँ भी याद रखना, जो भाग 12 है वो भी बजट से या वित्त से संबंधित है। तो देखिए इसमें क्या है, संचित निधि, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, इसके लिए पूरा वीडियो बनाया हूं मैंने के, संचित निधि। उसके बाद क्या है, आकस्मिक निधि है। 270 में क्या है, 270 में क्या है, करों का बंटवारा है। केंद्र और राज्यों के मध्य जो कुछ कर आते हैं या जो फिर जो टैक्स है या रेवेन्यू है, उसका जो बंटवारा होता है वो क्या होता है, आर्टिकल 270 के तहत होता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 275 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 280 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 275 में क्या है, केंद्र से कुछ राज्यों को एक्स्ट्रा जो अनुदान मिलता है या पैसा मिलता है, वो आर्टिकल 275 के तहत मिलता है। ठीक है, और आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। ठीक है, इसके लिए मैं वीडियो में काफी कुछ बता चुका हूँ, पहले अध्यक्ष कौन थे, दूसरे अध्यक्ष कौन थे, वित्त आयोग क्या होता है। और लास्ट 301 जो संपत्ति का अधिकार था, जो आपके पहले मौलिक अधिकार में यहाँ पे 19 में जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को हटा कर क्या कर दिया गया, 44 संविधान संशोधन में 300 काम में रख दिया गया है। तो ये जो भाग 12 है, इसमें ये अनुच्छेद भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग 13 में ऐसा कोई खास बात नहीं है, कोई इसमें आर्टिकल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। भाग 14 देखिए, इसका भाग 14 में क्या है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं दी गई हैं। तो 312 में क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कही गई, अखिल भारतीय सेवाएं। तो जो एक आईएएस होता है, आईपीएस होता है और आईएफएस होता है, तो 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है, वो किस आर्टिकल के तहत है, 312 के तहत। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, कोई फॉरेन सर्विस इसको नहीं समझेंगे। ठीक है, आईएफएस होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और 315 में क्या है, लोक सेवा आयोग का गठन कर, यूपीएससी के जो कमीशन होता है, यूपीएससी और पीएससी का, वो दोनों क्या है, लोक सेवा आयोग के गठन के संबंधित क्या है, प्रावधान 315 में दिए गए हैं। अब देखिए भाग 14 था, 14 का ये क्या, प्रशासनिक अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स जो है, जो प्रशासनिक ट्रिब्यूनल मतलब कोई भी जो ट्रिब्यूनल, जैसे आप लोग को पता हो, जैसे कि आईएएस वाईएएस के ऊपर जो उनके कुछ गलत काम हो गए या फिर जो अगर केस वेस होते हैं, तो जो उनका केस क्या है, अलग ट्रिब्यूनल्स में चलता है। ठीक है, उनके ऊपर अलग जिम्मेदारी होती है, किस जिम्मेदारी के तहत क्या निर्णय लिए गए हैं, उस समय वो निर्णय सही था कि नहीं था, या किसी कलेक्टर को बर्खास्त कर दिया गया अचानक से, तो उसको कंप्लेन करनी, तो ट्रिब्यूनल्स में वो सब उनके केस चलते, प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित। ठीक है,
भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, मतलब इलेक्शन संबंधित है। उसमें सिर्फ एक आपको एक आर्टिकल याद रखना है, 324, जो निर्वाचन आयोग के गठन संबंधित प्रावधान किए गए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं भाग भी और आर्टिकल भी, क्योंकि निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है पूरे देश में चुनाव करवाने की, केंद्र के लिए भी और राज्य के लिए भी। ग्राम पंचायतों के लिए क्या अलग से राज्यों में वित्त आयोग का गठन होता है, और इसी के अंदर आर्टिकल के अंदर वित्त आयोग का गठन किया जाता है, सॉरी चुनाव आयोग का या निर्वाचन आयोग का। लेकिन राज्यों में चुनाव करवाने के लिए और केंद्र में चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन क्या है, 323 में किया गया है, सॉरी 324 में किया गया है ना। आर्टिकल 324 क्या है, निर्वाचन आयोग संबंधित है। अब भाग 16 देखिए, भाग 16 में विशेष उपबंध कुछ किए गए हैं। विशेष उपबंध मतलब मैं कैसे कहूं आपको, देखो विशेष उपबंध में क्या 330, 31, 32, 33 लाइन से इसको याद कर लीजिए। 30 में क्या है, लोकसभा में एसटी और एसटी के लिए आरक्षण दिया गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के प्रावधान है। 31 में क्या है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व करने का प्रावधान है। वैसे 332 के लिए राज्यों का जो विधानसभा होती है उसमें क्या है, एसटी और एसटी के लिए आरक्षण है, ठीक है। और 333 में क्या है, विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए प्रतिनिधित्व किया, मतलब एक सब लोकसभा में आरक्षण और लोकसभा में एंग्लो इंडियन, फिर लोकसभा में आरक्षण, विधानसभा में आरक्षण और विधानसभा में एंग्लो इंडियन। तो ये लाइन से आपको बात कही गई है, ठीक है। 338 में क्या है, एससी कमीशन बना हुआ है, अनुसूचित जाति आयोग। और 338 में क्या है, अनुसूचित जनजाति आयोग, एसटी कमीशन बनाया गया है। 342 ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें एसटी के लिए पूरी जनजातियां लिखी गई हैं। कौन सी जनजाति जो है वो अनुसूचित जनजातियां हैं। इसमें छत्तीसगढ़ से भी क्या है, 42 जनजातियों का नाम शामिल है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। भाग 16 जो है वो भाषा से संबंधित है, भाषा, ठीक है। भाषा मतलब भारत की राजभाषा से संबंधित, 343 में राजभाषा, ठीक है, राजभाषा हिंदी है। और 348 में क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या है, या फिर कुछ संसद, मतलब कहीं कहीं की जो भाषा वो इंग्लिश में चलती रहेगी, ठीक है। और अलग अलग यहाँ भाषाओं के बहुत सारे आर्टिकल हैं, अलग अलग राज्य की स्थानीय भाषा में भी क्या होते हैं, कुछ कुछ प्रावधान दिए गए हैं। तो 340 क्या भाषा संबंधित प्रावधान है, 348 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषाओं से संबंधित प्रावधान है। आगे देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाग कौन सा, 18, आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। आपातकाल के समय जो प्रावधान होंगे, राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि राष्ट्रीय आपातकाल के लिए 352 है, राष्ट्रपति शासन के लिए 356 है, और वित्तीय आपातकाल के लिए 360 का आर्टिकल है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इनके लिए राष्ट्रपति वाले वीडियो में आपकी पूरी जानकारी इसकी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं राज्य और जो केंद्र में जो अच्छे जो पोस्ट पे जो होते हैं, जैसे कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कुछ संरक्षण प्राप्त है, विधायक और विधायिका के लिए, तो इस विधायक लोग के लिए कुछ संरक्षण प्राप्त है इसमें भाग 19 में, ठीक है। तो 365 क्या है, अगर ये आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर केंद्र राज्यों में कुछ निर्देश देते हैं और निर्देश मानने में असफल हो जाते हैं तो भी वहां पे राष्ट्रपति शासन क्या है, लगाया जा सकता है। तो इसलिए 365 आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 20 देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी का तो पूरा खेल चल रहा है। एक ही आर्टिकल है 368। 368 जो आर्टिकल है वो है आपके संविधान संशोधन से संबंधित। संविधान में अभी तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, जो सभी जो संशोधन होते हैं वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किए जाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 368 भाग 20 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह संविधान का संशोधन, ठीक है। आगे देखिए, जो भाग 21 है, भाग 21 में क्या है, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। जैसे कि आपको पता है 370 किसके लिए किया, जम्मू कश्मीर के लिए किया गया था। 370 1-2 निरस्त हो गया अभी पिछले ही साल। 371 आर्टिकल में नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह और नागालैंड वगैरह, उनके लिए क्या है, विशेष उपबंध किए गए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल ये भाग 21 में क्या विशेष उपबंध किए गए। और लास्ट में क्या है, भाग जो 22 है वो क्या है, संविधान को हिंदी में पाठ कराने के लिए है, 394 का है जो एक आर्टिकल, ठीक है। तो 395 अनुच्छेदों को आपके लिए 70 से 75 आर्टिकल में मैंने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है। और जो ब्लैक पेन में जितने भी आर्टिकल लिखे हुए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलेंगे इससे भी अच्छे कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो संविधान से रिलेटेड होगा। जय हिंद दोस्तों।